शान को बुनियादी तौर पे ये चीज़ बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि अर्तुगरुल वो प्ले नहीं कर रहे हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन क्या है? रूहानियत का मंजन। रात 1 बजे वाले इमरान हाशमी का शो देखा करो एटीएम में, लड़कियां हूटिंग करती हैं उसमें, जब किसिंग सीन्स आते हैं, जब मेकआउट सीन्स आते हैं। मैंने आपके पस्ता कद आर्टिस्ट को गेम ऑफ थ्रोन्स दिखाया। ओके। अब मैंने उनसे कहा कि यार आप पीटर डिंकलेज का जो कैरेक्टर है टिरियन लैनिस्टर का, आप मुझे इसके बारे में बताएं। दो की आंखों में आंसू आ गए थे। कहते हमने तो सारी उम्र स्टेज पे गर्दन पे थप्पड़ खाते हुए गुजार दी, मेरी तो गर्दनें लाल हो गई। आपने एक टर्किश एक्ट्रेस को देखा हलीमा सुल्तान प्ले करते हुए, ढकी छुपी, पारसा, दयानतदार, अमानतदार औरत, और अचानक आपने उसकी बरहना टांगे देख ली एक तस्वीर में। तो आप तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों? क्योंकि आप इतने अनएक्सपोज्ड हैं कि आप रियल और रील में फ़र्क ही नहीं देख सकते। रमज़ान ट्रांसमिशन क्या है? स्पिरिचुअल कंज्यूमरिज्म आप इसको कह सकते हैं कि जब इसको आम आदमी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ना, रूहानियत का मंजन कि जब आपको रूहानियत को बेचना होता है, ठीक है ना, मज़हब तो वैसे ही मौलवी बेच रहा है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ टैक्स फ्री बिजनेस, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ना, ये बेसिकली रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी मीडिया इंडस्ट्री बाकायदा तौर पे बरहना होके सामने आती है, ठीक है ना। कि लोग तो कह रहे हैं कवर होके सामने। नहीं, यही तो बात है ना कि वो कवर होके तो सामने इसलिए आती है बिकॉज दे आर ऑल परफॉर्मिंग एन एक्ट। वो एक किरदार अदा कर रहे हैं, वो एक किरदार प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं मतलब बात वही आ जाती है कि अगर आप की रमज़ान ट्रांसमिशन में रूहानियत का अंसर इतना अहम है तो उसके आगे 3 कोला की बोतलें क्यों रखी हुई हैं भाई? एक लाल शरबत की बोतल क्यों रखी हुई है? एक पीले शरबत की बोतल पीछे क्यों हिल रही है? एक कूलर क्यों रखा हुआ है? आप बुनियादी तौर पे मज़हब के ऊपर और रूहानियत के ऊपर प्राइस टैग लगा रहे हो, और बेचने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे चेहरे चाहिए जो खूबसूरत हों, जो लोग रिलेट कर सकें, मशहूर हों जो, तो आप उनको ले आते हैं। और उन बेचारों को भी फिर एक बहुत मजहबी होने का एक, वो अब बेचारे दानिश तैमूर कल टीवी पे लोगों को समझा रहे हैं कि जी मरी ब्रूरी जूस बनाते हैं। मरी ब्रूरी एक जूसेस का ब्रांड है, दैट्स इट। इफ्तार स्पॉन्सर्ड बाय मरी ब्रूरी। ये वो जूसेस हैं जो मैं अक्सर अपने गेम शो में भी रखता था, टॉप्स बाय मरी ब्रूरी। अब आप ये अलमिया देखें ना, क्योंकि उस नेटवर्क ने लिख दिया कि इफ्तार स्पॉन्सर्ड बाय मरी ब्रूरी, सही है ना। अब ये गलती हो गई उनसे। अब दानिश तैमूर बैठे हुए बता रहे हैं कि जी हाँ, हमें भी पता है कि कन्विंस कर रहे हैं कि मैंने भी एक्चुअली इनके जूसेस पिए हैं, ठीक है ना, कि लेमन बार्ले का जूस होता है और वो शीशे की बोतल में आता है, गेट इट। बट वो और भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं जो कैंस में आती हैं, ठीक है ना। तो ये अलमिया होता है कि जब आप कुछ ज़्यादा कंज्यूमरिज्म में चले जाते हैं ना, और फिर लोग सोशल मीडिया पे थोड़ी सी खिंचाई शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो बरहना होके सामने आती, वो बात रह गई जरा। नहीं देखें, बात मैं आपको बताऊं सारी क्या है। आपकी इंडस्ट्री दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री की तरह एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो मैटर करता है वो नोट करता है, और नोट छापने के लिए आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। आप खलील रहमान कमर को 10 नए प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करेंगे, ठीक है ना, कि वो जैसी भी बातें करता है, जो भी करता है, आप बोलेंगे जी आर्ट और आर्टिस्ट की डिबेट को अलग कर दें। आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं अपना मंजन बेचने के लिए और अपनी रेटिंग को मज़ीद बढ़ाने के लिए। क्योंकि मज़ेदार बात पता है क्या है, रमज़ान ट्रांसमिशन मैं और आप नहीं देखते। रमज़ान ट्रांसमिशन देखता है, आपकी जो टीवी रेटिंग्स हैं वो बुनियादी तौर पे 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती हैं। सोशल क्लास A, B, C, D and E। जो E है उसमें टोटल जो कुनबा है उसमें एक टीवी सेट होता है, और टोटल जो कुनबे की सैलरी है वो 10 या 15,000 होती है, टोटल हाउस होल्ड इनकम। जब आप डी में आते हैं तो टोटल हाउस होल्ड इनकम 30 हो जाती है, अफराद शायद 3 से 5 या 6 हो जाते हैं, और एक टीवी सेट होता है, सही है, जो डी और ई। और सी में जाके कोई 60,000 या 70,000, और कमाने वाले 1 से 2 हो जाते हैं, और टीवी एक होता है, सही है। जो ए और बी हैं वो लाख से ऊपर हैं, मल्टीपल टीवी सेट्स हैं, और जो ए है वो 2 लाख से ऊपर टोटल हाउस होल्ड। इस तरह से डिवाइड होती है आपकी रेटिंग। जो रमज़ान ट्रांसमिशन है या जो मॉर्निंग शोज़ हैं, ये बुनियादी तौर पे डी और ई के लिए बनते हैं, और जो आपका कलेक्टिव ऑडियंस है ना, टोटल डी और ई कलेक्टिवली ए, बी और सी को आउट नंबर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी ऑडियंस है वो डी और ई है। ये वो लोग हैं जो अनअवेयर हैं
ये वो लोग हैं जिनके लिए फहद मुस्तफ़ा अगर CD70 का वादा कर रहे हैं तो ये उनके लिए किसी भी लिमिट पे चले जाएंगे। श्योर आपके साथ हुआ होगा, मीडिया में है कि खैर मुझे जीतो पाकिस्तान का टिकट दिला दें, आमिर लियाकत शो का टिकट दिला दें। इस आवाम के लिए टू कमिंग ऑन टीवी इज बीइंग फेमस, इज बीइंग फेमस। दूसरी चीज ये कि इनको जेन्युइन जरूरत है एक CD70 की या एक उम्रे की टिकट बात की। तो है वैसे। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना। तो इस वजह से जब आप एक अनथिंकिंग ऑडियंस के सामने मजहब का मंजन बेचते हैं तो उनको सिर्फ अभी वो एक कौन सी निम्रा खान एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी टिकटॉक पे एक और सिंगर है निम्रा रफ़ीक, उनकी आवाज़ में गाई हुई नात अपने नाम से टिकटॉक पे डाल दी उन्होंने और मिलियंस व्यूज़ हो गए। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। ये तो हकीकत है आपके आर्टिस्ट की कि आपने सर ढका और आपने जो है ना हल्का सा फेडेड सा न्यूड सा मेकअप किया और शुरू हो गए। सो दीज एक्टर्स, मैं आपको फिर बताऊं क्या, ये पूरी इंडस्ट्री किसी भी लिमिट पे जा सकती है और मज़हब को तो आपने हमेशा अप्रोप्रिएट किया। और अब तो फिर मैं कहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि मैं कोई बहस देख रहा था कि जिसमें जो है ना एक्चुअली शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात होना शुरू हो गई थी। तो और वो पता चला कि वो इस वजह से हो गई थी क्योंकि वो लंदन जाफरी वाली मीम्स डिस्कस हो रही थी वहाँ पे। ओके, मतलब आप ये देखें, समथिंग सो स्टूपिड लेड टू अ जेन्युइन डिबेट। वो है ये तो होगा, तू आ गया जवान होकर, ये मेरे जुमलों पर एक लुगत तैयार हो। बिल्कुल अभी फेसबुक खोल के दिखाऊं, दुरुस्त मैं आपको गाली दिखाऊं, अलामा साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं यही अभी मोबाइल मंगा के दिखाऊं, आप दुरुस्त कह रहे हैं अलामा साहब, बातें कर रहे हैं आप, कह रहा हूं यार बच्चों वाली बात कर रहे हो अलामा साहब, मैं माजरत खा आपसे बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। आपके हवाले से नहीं कर रहा था, मैं चाह रहा था वो चीज के लिए बात बढ़ा दें आप। ये मज़हब का जनाजा है जो ये लोग टीवी पे निकालते हैं, ये रूहानियत का जनाजा है जो ये लोग टीवी पे निकालते हैं। और रमज़ान ट्रांसमिशन इस चीज़ का एविडेंस है कि जो पॉलिटिकली करेक्ट लोग, जो वोक लोग कहते हैं कि आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ चेंज हो जाएगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा। जो लोग आपका मसलक बेच देंगे, जो लोग आपका मज़हब बेच सकते हैं, जो लोग आपका मतलब लिटरली समथिंग सो डियर टू यू के ऊपर प्राइस टैग लगा के उसके आगे कूलर लग सकते हैं ना, वो किसी भी लिमिट पे जा सकते हैं। और इस हमाम में सारे नंगे हैं। ये नहीं है कि जी आमिर लियाकत है जी फहद, वो नहीं जी, वो इसमें वो है कि वो गरीब वो है जिसे शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा नेक कौन है ये तो बता, बुजुर्गों को मैं ये बोला नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। लगा रे तू लगा। इसमें वो वाली चीज़ है क्योंकि कोई कुछ कर सका, मतलब बड़ा वो लोग कहते हैं कि जी इस वाले जो PTV की ट्रांसमिशन होती है उसमें ऐसा नहीं होता, या वह देखो वो बड़ा मोतबर होती है, बड़ी मोतबर होती है, लेकिन क्या उसके नंबर्स होते हैं? देखो ये मैं बताऊँ ना, ये एक बड़ा वो है कि यू आर एक्सपेक्टिंग एक इंडस्ट्री जो नोट पे चलती है टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। क्यों एक्ट करेगी वो रिस्पॉन्सिबली है? मतलब आप उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो फिरदौस जमाल को, माहिरा खान को एक एजिस्ट कमेंट करने पे कि उनको बड़ी बहनों का या माओ का रोल करना चाहिए, ऐसा कुछ कैंसिल कर देती है मोमिना दुरैद। लेकिन खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ चुप रहते हैं, जो खड़े होकर कह रहे हैं औरतों को चाहिए जाके मर्दों का रेप करें। तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। अच्छा अगवा कर ले किसी को, कर ले मुझे पता चलेगा ये बराबरी कर रही है। अब ये तो इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड है यार। आप इनसे चाहते हैं कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन ऑनेस्टली करें, और नहीं, मतलब एक हद तक आप चीज़ें फेक कर सकते हैं, उसके आगे नहीं हो सकते। अब इस पर बात का दूसरा रुख आता है कि एक तरफ हमने कहा कि एक्टर्स, या बल्कि मैं डिटेल में नहीं जाता, हम इस पे ये कहते हैं कि एक तरफ आपने कहा कि इस हमाम में सारे ही नंगे और ये लोग पैसा कमाने आए हैं और ये पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ठीक है, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये किसी भी हद तक जाएंगे, इनको काम मिल रहा है, ये काम करेंगे। दूसरी तरफ
हमारी ऑडियंस रमज़ान में अचानक एक्टर से, सिंगर से पूछने लगती है कि यार तुम रमज़ान में तो एक्टिंग नहीं कर रहे ना, तुम रमज़ान में तो सिंगिंग नहीं कर रहे ना, तुम रमज़ान में भी गिटार बजा रहे हो। तो उसका जो एक डबल स्टैंडर्ड है, तबीयत ख़राब कर देने वाला, उस पर व्हाट डू यू हैव टू से? मैं आपको दो चीज़ें बताऊं इस पे। पहले तो आप ये समझें कि जो आपके एक्टर्स हैं उनसे सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अदरवाइज़ एक बहुत ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगियां रमज़ान में ऑन स्क्रीन स्विच हो रही होती हैं, ठीक है ना। सो एक ऑडियंस के लिए दैट डिस्पैरिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट कि यार अभी तक ये था। और ख़ास तौर पे देखें, आप बुनियादी तौर पे एक मजहबी मुआशरे में रहते हैं जहाँ आपकी तमीज़, इखलाकियात, सच झूठ और इंसाफ चारों कॉन्सेप्ट मज़हब से आते हैं, कल्चर से नहीं आते, ठीक है ना, मज़हब से आते हैं। विच मीन्स कि जो मेरा सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग है वो एक बहुत मजहबी, मतलब एक मेरा मतलब एक एवरेज पाकिस्तानी का। तो ये तो आप नहीं कर सकते कि आप सारे टाइम मॉरली उनकी नज़र में, आवाम की नज़र में जो मतलब मैं इस चीज़ बहस में नहीं जाना चाहता कि जी मॉरल पुलिसिंग किसी को भी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आपको रेटिंग तो ऑडियंस दे रही है ना। तो उस ऑडियंस के लिए आप हर तरह के कपड़े पहन लेते हैं, आप हर तरह के किरदार कर लेते हैं जस्ट टू प्लीज़ देम। और रमज़ान में जब वो एक डिस्पैरिटी देखते हैं तो वही मासूम ऑडियंस है, ठीक है, वही मासूम ऑडियंस है जो कहती है कि भाई आप कि हमें हमारा जो मॉरल गेज है वो थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ पे आके, कि हमें बता दे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। एक एंगल तो ये है कि जो डिस्पैरिटी ऑन, कोई किसी ऐसे एक्टर से नहीं पूछेगा ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी, पूछते तो उनसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेजॉरिटी आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रमज़ान में वेकेशंस पे जाती है। सही जाती है, ठीक है ना? बिल्कुल। इस दफ़ा कोविड-19 है तो कोई नहीं, क्योंकि लंबी छुट्टी होती है, सिनेमा नहीं चल रहे होते, जनरली रिलीजियस फर्वर होता है, ना गानों की रिकॉर्डिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा बहुत आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री का शुरू में काम होता है, वो भी नहीं होता। दूसरी चीज़ जो आपकी आवाम की बात है कि आवाम जैसे वो टर्किश एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम पे चले गए कि जी आप ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये है वो है। एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है ना असल, कि आपका समाज बुनियादी तौर पे ज़माने के अतवार, तौर तरीके और सोचने की वुसअत से कम 200 साल पीछे। मैं आपकी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका ज़ौक़, या जिसे आप टेस्ट कहते हैं, पॉपुलर ज़ौक़ की बात कर रहा हूँ, पॉपुलर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात नहीं, वो आज भी एक केवमैन का है, एक गार में बैठे आदमी का है। आज भी आपके यहाँ इंटीरियर पंजाब चले जाएं, अपर पंजाब चले जाएं, पंजाब की दूसरे साइड पे चले, सिंध में चले जाएं, आप डिफरेंटली एबल्ड, आप अपाहिज लोगों को बुलाते हैं और उनकी हेल्पलेसनेस का मजाक उड़ाते हैं। आप पस्ता कद लोगों को बुलाते हैं जिनको आप बौना भी कहते हैं, मुझे थोड़ी सी ये चीज़ टर्म अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनको बुलाते हैं, उनकी गर्दनों पे थप्पड़ मारते हैं बिकॉज दैट इज़ योर बैचलर पार्टी, ठीक है। कोई आपका जो वो होता है कि कोई वो नहीं होता कि आप जी दोस्तों के साथ, जो हमारे पॉश सर्कल्स में बैचलर पार्टी होती है, असल जो बैचलर पार्टी होती है ना वो ये होती है, किसी कमरंग शख्स को बुलाएंगे, ओ कालिया, ओ कालू, तू इत्थे आओ, इसके इतने मुँह ते आटा सुट। ये वाला जोक जो है ना, ये आपका पॉपुलर टेस्ट है, ये आपका मैस कल्चर है, ठीक है ना। ये जो आप पॉप म्यूज़िक ये देख रहे होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली आपके लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को फॉर्म करते हैं। ये वो लोग हैं हु बिलीव एवरी वर्ड दैट खलील रहमान कमर राइट्स एंड सेज। तो जब आपका कलेक्टिव सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ सीरियसनेस, सेंस ऑफ ट्रेजेडी या सेंस ऑफ ह्यूमर ही इतना लो हो, इतना नीचा हो, तो आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने एक दफ़ा बड़ी रिसर्च की थी, मैंने आपके पस्ता कद आर्टिस्ट को गेम ऑफ थ्रोन्स दिखाया, ओके, ठीक है, और मैंने इस पर बड़ा लंबा फीचर भी लिखा था। और मैंने उनसे कहा कि यार आप पीटर डिंकलेज का जो कैरेक्टर है टिरियन लैनिस्टर का, आप मुझे इसके बारे में बताएं। दो की आंखों में आंसू आ गए थे। कहते हमें तो सारी उम्र स्टेज पे गर्दन पे थप्पड़ खाते हुए गुजारती, मेरी तो गर्दनें लाल हो गई। हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम कभी किसी सल्तनत का बादशाह या इतना शातिर बादशाह कभी हम प्ले करें, विच वॉज
अ रियलिटी चेक फॉर माई ऑडियंसेस कि यार आप ये देखें, ये आपकी हकीकत है, ये आपकी हकीकत है। और फिर बात ये होती है कि जब आपका, मैंने जैसे कहा ना कि ज़ौक़, अखलाकियात, मोरालिटी सब इतना लो हो, इतना लो हो, इतना निचले दर्जे का हो, तो फिर ये तो बहुत कम है कि अगर आप एसरा बेल्सी जो टर्किश एक्ट्रेस है, कि आप उसकी प्रोफाइल पे जाके कह रहे हैं कि सिस्टर आप असल में तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मुझे तो लगता है तो बहुत मासूमाना सवाल है। माफ कर देना चाहिए। फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। इन लोगों को तो ये तो सोशल रियलिटी चेक है। हमने बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों ने उसके ऊपर एनालिसिस लिख दिया कि द फ्रस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी मैन। यस इट इज़ द फ्रस्ट्रेशन, लेकिन कौन से मैन? आप देखें तो सही कि आपकी सोसाइटी का इंटरसेक्शन किधर है। आप कभी जाके देखें एट्रियम सिनेमा में, अब बेम्बिनो में भी है एट्रियम सिनेमा में, आप रात का 1 बजे के इमरान हाशमी की फ़िल्म देखा करें। एक नवाब साहब होते थे निशात सिनेमा में, बड़े सीनियर आदमी थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही ओवरसॉ निशात सिनेमा, अथॉरिटी ऑन सिनेमा। उन्होंने मुझे कहा कि राफ़ी अगर सोसाइटी को समझना है ना, रात 1 बजे वाले इमरान हाशमी का शो देखा करो एट्रियम में। लड़कियाँ हूटिंग करती हैं उसमें, जब किसिंग सीन्स आते हैं, जब मेकआउट सीन्स आते हैं। ठीक है, दिस इज़ द सोसाइटी जहाँ से हम अपने आप को डिटैच करते हैं अपने उससे, कि नहीं जी ओहो ये तो चंद ठरकी पाकिस्तानी मर्द हैं जो उसकी तस्वीर के नीचे। द प्रॉब्लम इज़ बिगर दैन दैट। ये पता है क्या है? ये है कि मैं वेस्टर्न स्कूल से लंदन से 4 चीज़ें पढ़ के आ गया और मैंने एग्जैक्टली वही फ्रेमवर्क सोसाइटी पे लगाना शुरू कर दिया, समझने के लिए, ये जाने बगैर कि हमारी हकीकत क्या है, हमारा लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कितना लो है। सो ये चीज़ हमें जहन में रखनी होगी। आप इसके बगैर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो रमज़ान में क्वेश्चन करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, मुझे लगता है कि एक्चुअली जिन लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए ना, वो ये हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद, दुनिया की सारी आसाइशें होने के बावजूद इतनी तंग नज़री रखते हैं। सवाल उन लोगों पे करना चाहिए, वरना तो ये क्या है, ये बेसिकली पता है क्या है, ये क्लैश ऑफ आइडियालॉग्स है। कि आपने एक टर्किश एक्ट्रेस को देखा हलीमा सुल्तान प्ले करते हुए, ढकी छुपी, पारसा, दयानतदार, अमानतदार औरत, और अचानक आपने उसकी बरहना टांगे देख ली एक तस्वीर में, तो आप तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों, आपके लिए वही रियलिटी है, क्योंकि आप इतने अनएक्सपोज्ड हैं कि आप रियल और रील में फ़र्क ही नहीं देख सकते। तो मुझे ये लगता है कि, एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग बुलिंग, मैं आपको ये बताऊं, ये फ़ौरन लोग बोलेंगे कि ये ऑनलाइन बुलिंग को डिफेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये कमेंट किया जाए, इम्पोर्टेंट ये हर नकात पे, हर एनालिस्ट पे, कि वो जाके ढूंढे कि वो इंस्टाग्राम एक्चुअली यूज़ कौन कर रहा है, वो डेमोग्राफिक क्या है, उस डेमोग्राफिक की एजुकेशन क्या है, उस डेमोग्राफिक की जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, और उसका ओवरऑल कल्चरल एक्सपोजर क्या है। और आपको आईने में आप जो है ना अपने आप को देखेंगे और आप नाबीना नज़र आएंगे, उसे आपको अपना आप नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आप सोसाइटी से इतना डिस्कनेक्टेड है। तो एक बात तो ये मेरी समझ में आई कि आप कह रहे हैं ये हम डिस्कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से हमें बहुत जजमेंटल नज़रों से देख रहे हैं। असल में ये इतने जजमेंटल नहीं है, मासूम है। तो क्या मैं इसको ये कहूँ कि इन्हें माफ़ कर देना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हम प्रिविलेज से आते हैं, इनको माफ़ करना या नहीं करना हमारा फ़ैसला नहीं है, हमारा करने का फ़ैसला नहीं है। दे आर द मेजॉरिटी, ये फैसला करेंगे। देखिए वो कर चुके हैं, उनको आपके फैसले से फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अहम बात है रियलाइज़ करना हमारे लिए, कि उनको नहीं फ़र्क पड़ता। यूट्यूब पे एर्तुगरुल जो ड्रामा है, करोड़ से ऊपर चलेगा जी, मतलब 20 मिलियन, ये पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स आपके पहुंच गए हैं वहाँ पे, ठीक है, और उर्दू डब में आपका वो ड्रामा चल रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दे डोंट केयर, योर ओपिनियन डज नॉट मैटर माई फ्रेंड, इट डज नॉट। क्योंकि देखें वो अपनी जगह, अब आप बात वही है कि अब आप उसके अंदर चले जाएं कि हमारी समाजी कैफियत ऐसी क्यों है, हम इतने तंग नज़र क्यों हैं, उसमें ज़िया के दौर का क्या रोल है, उसमें दीगर चीज़ों का, वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है। और पॉलिसी मेकिंग क्यों नहीं हुई कि हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सके। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये वाली जब डिबेट होती है ना, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी अखबारात और अंग्रेज़ी एनालिस्ट्स, मुझे ये लगता है कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो सोसाइटी का एक और इंटरसेक्शन है और हमें कोई राइट नहीं है,
हमें कोई राइट नहीं है कि हम सोसाइटी के उस फैक्शन को जज करें कि क्या, यस यू कैन लाफ अबाउट इट, यू कैन लाफ अबाउट इट, सही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई भी हमारे पास राइट है। इसीलिए मतलब आप जब सेलिब्रिटी जर्नलिज्म करते हैं कि दैट इज़ फाइन, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ एक सर्टन एक्सपोजर के साथ सामने आते हैं, दे आर पब्लिक फिगर्स। लेकिन ये वो वाली मुझे कभी कभी लगता है कि अब वही बात है कि देखें जिस औरत के साथ हो रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट बात जेंडर का भी है, जिस औरत के साथ बुलिंग हो रही है वो ये क्यों बोले कि ये मासूम लोग, ठीक है ना। नाउ दैट इज़ एन एंगल जिससे मैं कभी बात ही नहीं कर सकता। हो सकता है मेरी जगह कोई औरत बोले, कहे कि ये लोग इतनी तज़ीक़ आमेज़, इतनी पर्सनल, इतनी घटिया बात कर देते हैं कमेंट्स के ऊपर कि हमें कमेंट सेक्शन, और ये आपकी तमाम एक्ट्रेसेस के साथ होता है कि आपको सेंसर करना पड़ता है, आपको हाइड करनी पड़ती हैं चीज़ें, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, बिल्कुल वो एक अलग बिल्कुल बात। वो बिल्कुल अलग बात है। अगर उस एंगल से देखा जाए तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी भी लोगों से बढ़ रही है। अब आप किस तरह एज अ पब्लिक फिगर अपनी ऑडियंस को एजुकेट करेंगे, ये आपके ऊपर भी है, ये सोसाइटी के ऊपर भी है। बट इसके अंदर एक जेंडर का बहुत अहम रोल है कि अगर एक खातून पब्लिक फिगर के साथ ये हो रहा है और वो मर्द कर रहे हैं, देन द बैगेज इज़ टोटली डिफरेंट। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जो मर्द या औरतें या कोई भी इस तरह की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी स्टडी दैट डेमोग्राफिक। औरतें भी आ रही हैं, औरतें भी कमेंट कर रही हैं, बहन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये कुछ तो कपड़े पहन लो, फलाना ढंगा। सही सही। अगेन मुझे भी नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं आई जस्ट गो अहेड एंड से इट अगेन। ऋतुग्रल के साथ एक और कंट्रोवर्सी भी आई जब हमारे लोकल आर्टिस्ट ने, क्या कहते हैं, शान ने, यासिर हुसैन ने ये इस डिबेट को उठाया कि आप बाहर से कंटेंट उठा के ना लाएं, और अगर आपने पीरियड ड्रामा दिखाने का इतना ही शौक़ है तो ख़ुद बनाएं, हमें हायर करें, हमसे एक्टिंग करवाएं, हमसे प्रोड्यूस करवाएं। इस तरह तो हमारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। ये इतना बड़ा मैसिव हिट हो रहा है, तो इस तरह तो आप अगले साल 6 महीने बाद दूसरा ड्रामा उठा लेंगे, अगली रमज़ान में एक और ड्रामा उठा लेंगे, तो हमें तो कभी कोई हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि करोड़ों लोग जब देखेंगे तो फिर कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे इतने पैसा लगाएगा। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो, पहले तो शान की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शान। शान को बुनियादी तौर पे ये चीज़ बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि अर्तुगरुल वो प्ले नहीं कर रहे हैं। ये शान का बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और मुझे पर्सनली कभी कभी ये लगता है, और ये मेरा तज्जिया है, कि शान को शायद ये लगता था कि क्योंकि शान हमेशा से पाकिस्तान जिंदाबाद, बड़े प्रो मिलिट्री ओपिनियंस रहे, आई एम नॉट जजिंग हिज ओपिनियन, वार प्ले की, यरगा यलगार प्ले की, और वेरी मच द पोस्टर बॉय ऑफ मिलिट्री हुआ करते थे, और मिलिट्री नैरेटिव्स हुआ करते थे। मुझे ये लगता है कि जो तहरीक इंसाफ जब से पावर में आई है, तो शान को लगता था कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का रोल शान को मिलना चाहिए था, वो जो सेनेटर है ना फैसल जावेद खान, उनको मिल गया। वो जो इमरान खान पाकिस्तान, जो पहले आरजेबी थे और एड्स वेड्स में रहे, तो मुझे लगता है कि शान को इस चीज़ का बड़ा कलक है दैट ही इज़ नो लॉन्गर द पोस्टर बॉय ऑफ पेट्रियाटिज़म। और उसमें ऑब्वियसली अब वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, उनका टाइम ख़त्म होता जा रहा है, वो एक और चीज़ है। तो शान का मुझे पर्सनली लगता है कि वो कि ये रीज़न है उससे ज़्यादा, क्योंकि हाइपर पेट्रियाटिज़म उनके अंदर हमेशा से था, लेकिन एक चीज़ एक टेंडेंसी उनके अंदर हमेशा रही है, और वो ये है। दूसरी बात ये जो है ना, ये जो यासिर हुसैन वाला नैरेटिव है कि जी टर्किश ड्रामे होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, और स्टेट इसमें फ़ंड करे। उन्हें तो अजीब अजीब मिसालें भी दी कि आपके भाई की कोई रोज़ी काट के चला जाए या कुछ ऐसा, बैंक में जॉब करते हो, बैंक में जॉब करते हो, ये वो। यार इसको मैं कहता हूँ रिडिकुलस इमोशनलिज्म। ये आप एक इतनी सी बात को ना इतना बढ़ा के बता रहे हैं, कोई ये जहन में नहीं रख रहा कि जब एक टर्किश ड्रामा पाकिस्तान में आता है, एक पूरी ADR की इंडस्ट्री, डायलॉग रिप्लेसमेंट की, डबिंग की इंडस्ट्री रिवाइव होती है। कितने लोगों को पता है कि इश्क ममनू के वन ऑफ द की कैरेक्टर्स वर प्लेड बाय बीना बेंजामिन फ्रॉम बेंजामिन सिस्टर्स। ठीक है, शी इज़ अ वॉइस एक्ट्रेस, और वो कहीं नहीं थी, उनके बाद उनका वॉइस एक्टिंग का कैरियर रिवाइव हुआ, और वो बहुत काम कर रही हैं। उसके बाद जो लड़का इर्तुगरुल प्ले कर रहा है एहतिशाम, इसने सुल्तान प्ले किया था मेरा सुल्तान में। सो देयर इज़ अ होल सॉर्ट ऑफ इट्स ओन इनविजिबल स्टारडम जो इन सब चीज़ों के साथ फॉर्म हो रहा है, और एक नई इंडस्ट्री अपनी जगह हो रही है। आई एम श्योर ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स की भी कहीं ना कहीं एक चीज़ स्टेट लेवल पे ही सही, लेकिन काम हो रहा होगा। लिखने वाली भी पूरी स्क्रिप्ट आपकी उर्दू में लिखी जा रही है। लिखी जा रही है।
ये दूसरा मतलब, और ये जो होता है ना कि आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करें, ये करें, देखिए मैं हमेशा से ये कहता है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा ये जुमला उतना ही घिस पिट गया है जितना रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा घिस पिट गया है। अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूं, जो आपने इस पे ये कहा कि भाई अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सच है ना कि जिस लेवल पे अर्तुगरुल प्रोड्यूस हुआ है, जिस लेवल पे शूट हुआ है, जितनी बड़ी बड़ी टीम्स लगी होंगी इनके, एक्शन सीक्वेंसेस, प्लानिंग, स्टंट्स, पता नहीं क्या क्या, सिनेमाटोग्राफी, कितने कैमरे लोगों ने यूज़ किए होंगे, कितने महीने प्लानिंग की होगी, तो वो सारी सहूलतें अगर कोई आने का चांस था भी, तो आपको नहीं लगता कि किसी ना किसी लेवल पे यासिर हुसैन की शान की डिबेट सही भी है कि अगर कोई आने का चांस था भी तो अब तो कोई नहीं लेने वाला ये चांस, क्योंकि बहुत बड़े, ये इतना सारा पैसा कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी प्रोडक्शन है ये, वार शार सब बेकार है इसकी प्रोडक्शन के आगे। मैं तो इसका ऑपोजिट सोचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये, मुझे तो लगता है कि अर्तुगरुल की सक्सेस से आपकी लोकल इंडस्ट्री को अंदाज़ा हो गया कि एक पीरियड ड्रामा हिट हो सकता है। और मुझे लगता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स आपके एक हिट पीरियड ड्रामा बनाने की, ऑब्वियसली इस स्केल पे नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। मतलब हम वो टीपू सुल्तान जो एक ज़माने में बना था, तो यार देखो टीपू सुल्तान, असल में मसला ये है, टीपू सुल्तान तो आपका हीरो भी नहीं है, वो तो साउथ इंडियन है, ठीक है। हमारी हिस्टोरियोग्राफी के भी बड़े मसले हैं। मैं तो ये कहता हूँ, इस लेवल तक जाके कहता हूँ कि आपके ISPR को चाहिए कि जो 6 सितंबर को राजा अजीज़ भट्टी का ड्रामा आता है उसको नए तरीके से शूट कर लें यार। इतना बड़ा हीरो है, इतना कुछ किया मुल्क के लिए, तो नहीं करेंगे ना वो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ़ दे डू इट एंड पुट अप अ नाइस सॉन्ग, इट वुड एक्चुअली हैव नंबर्स ऑनलाइन एंड एवरीवेयर, ठीक है। अब बात है आपकी कि यार किसी ने, इतने बड़े बड़े सेट्स हैं उसके, सवाल, मैंने अर्तुगरुल देखा है अभी, 20-25 एपिसोड देख लिए मैंने, और मैं बिल्कुल बिंज वॉच कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे और देखे जा रहा हूँ। आई स्ट्रांगली फील अर्तुगरुल की पॉपुलैरिटी इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग एंड इट्स स्क्रिप्ट। वो इतना क्लेवरली प्लॉटेड ड्रामा है, इतना क्लेवरली प्लॉटेड पीरियड ड्रामा है। उन्होंने आपकी मिथोलॉजी ली है, जैसे मिथोलॉजी लिए, हिस्ट्री लिए, इब्न अरबी का कैरेक्टर आपने ले लिया, उसके अंदर आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिए, हर थोड़ी देर बाद आप किसी को एक मुकम्मल वज़ू करते हुए दिखा रहे हैं, रिलीजियस रेफरेंसेस लिए, ट्रोप्स लिए। मुझे लगता है कि अर्तुगरुल हमारे यहाँ इस वजह से इतना नहीं वॉच किया जा रहा कि इधर कोई सेट्स हैं। मुझे लगता है ये 2 वजह से वॉच किया जा रहा है। एक तो फाइनली इसके अंदर आपको एक लोकल ड्रामा मिल रहा है वेस्टर्न प्रोडक्शन वैल्यू का, ये एक बहुत मेजर चीज़ है कि जो आपने कहा ना कि इट लुक्स ग्रैंड वाली जो चीज़ है, एक तो वो है इसके अंदर बाय पीपल, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे ख़त्ते के जो मुसलमान हैं ना, उनको एक नैरेटिव मिल रहा है ऑफ अ मोर मॉडर्न इस्लाम, ऑफ अ मोर प्रोग्रेसिव इस्लाम और हिस्टोरिक फिगर्स का। बट एसेंशियली जिस वजह से लोग ग्लूड हैं इसके ऊपर, ये बहुत बहुत क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग है इसके अंदर। फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है। स्टॉक कैरेक्टर्स हैं कि एक औरत है, वो हर जगह जाके गॉसिप फैला देगी, उससे कन्फ्यूजन फैला देगी, 2 भाई हैं, उनके डिसएग्रीमेंट्स हैं कभी, लेकिन दीज आर सक्सेसफुल फॉर्मूलाज एंड दे आर फॉर्मूलाज बिकॉज दे वर्क फॉर द ऑडियंस। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अर्तुगरुल एक अगर अच्छी बताई हुई कहानी नहीं होती, एक क्लेवरली प्लॉटेड ड्रामा नहीं होता, तो इमरान खान क्या कायद आज़म भी खबर से आके कह देते कि ये ड्रामा देखो, तो कभी उसकी वो फॉलोइंग नहीं बनती जो आज बनी, बिकॉज पीपल आर नॉट स्टूपिड। ये मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ ग्रैंड सेट्स देखने के लिए। और फिर मैं आपको बात बताऊं, पहले 15-16 एपिसोड में तो कोई ग्रैंड सेट भी नहीं है, खेमों के अंदर शूट हुआ है, कोई ग्रैंड वॉर सीक्वेंसेस भी नहीं है। नहीं एक्शन है, हर एपिसोड में बड़ा एक्शन है, हमारी औकात से बाहर वाला एक्शन है हर एपिसोड में, क्लेवर एक्शन है। एक सीन में आपको 6-8 घोड़ों से ज्यादा नहीं नजर, कोई आपने बड़ी कोई वॉर सीक्वेंस नहीं बनाया हुआ। बहुत खूबसूरत एक्शन है ना। देखो मैं तुमसे ये क्लास है उस एक्शन की, हमारी किसी फिल्म में इतनी क्लास नहीं। क्लास क्यों है? बिकॉज इट इज वेल प्लान्ड एंड इट इज वेल रिटन एक्शन। अगेन इट कम्स डाउन टू द स्क्रिप्ट कि आप किस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, किस कहानी में क्या। देखो एक एक्शन सीक्वेंस की वो एंटिसिपेशन कभी नहीं होगी अगर उससे पहले का जो ड्रामेटिक एक्शन है वो उसे बिल्ड नहीं करता वहाँ तक। ट्रू सही है ना। उसके बाद कुछ भी हो जाए
तो आपका मतलब जो गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वेडिंग इतनी मशहूर है वो इस वजह से है क्योंकि आपकी लेनिस्टर्स की जो स्टार्क्स की जो फैमिली थी उसमें क्राइसिस चल रहा था, मुझे लग रहा था ठक रेड वेडिंग के थ्रू ये पूरी चीज़ हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी कहानी लिखी, क्योंकि पता है क्या है, आपने तो अच्छी कहानी भी नहीं लिखी है। आप मुझे अच्छी बताएं कहानी। कि आपने एक अच्छी एक मुकम्मल कहानी भी नहीं लिखी है कि जो आप आगे जाके कुछ कह सकें इसके बारे में कि At some level, yes, I agree with नहीं you. लिखी ना आपने। But I don't agree with you completely. We'll have to disagree, कर agree लिया to आप disagree disagree, on this. मैं पर्सनली इस पे ये कहता हूँ कि देखें एक चीज़ आपके हमेशा होती है, बड़ी मज़ेदार मिसाल आ गई। यलगार में ये मेरी आर्मी के ब्रिगेडियर से बात हुई है, उनका ये कहना है हाँ, हमने पैसा नहीं लगाया, okay. हमने फैसिलिटेट किया है। तुम्हें टैंक चाहिए हम टैंक देंगे, तुम्हें रॉकेट लॉन्चर चाहिए हम वो देंगे, तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए हम वो देंगे। ये किसी सियासी पार्टी का नारा लगा, तुम्हें टैंक चाहिए हम टैंक देंगे, तुम्हें रॉकेट चाहिए हम। तुम्हें जो चाहिए हमारी फील्ड सब कुछ है। देखें अब मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, बट लुक एट यलगार, व्हाट अ शेम ऑफ अ फिल्म। ट्रू। ठीक है, लुक एट वार, व्हाट अ शेम ऑफ अ फिल्म। देखें अगेन मैं आपसे फिर कहूँ, स्क्रिप्ट नहीं होगा, आपको पूरी आर्मी के बेसिस मिल गए, मतलब आर्टिलरी, इन्फेंट्री, वट एवर यू वांट आपको मिल गया, और आप अच्छी फिल्म नहीं बना सके, आप एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सके। सो आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप लोकल एक एक्शन फिल्म की बात करें, ISPR तो बैठा है बिकॉज फोर्सेस प्रमोट होती हैं उससे, ठीक है ना, कि मतलब अब बात वो है कि आपके यहाँ कोई टॉप गन जैसा स्क्रिप्ट लिखे, ठीक है ना, तो अब जहाज़ भी मौजूद है, कोई लिखे तो सही एक ऐसी चीज़ जिसके लिए इन सब चीज़ों को मोबिलाइज किया जाए। मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है कि यलगार तो एक घाटे का सौदा था, बहुत बड़ा। ठीक है ना, कि आपने इतनी रिसोर्सेज ज़ाया कर दी एक ऐसी चीज़ के ऊपर। इससे बहुत अच्छा था कि आप 16 एपिसोड के एक टीवी ड्रामे में इन्वेस्ट कर देते जो उतना बुरा नहीं होता। पीरियड हिस्ट्री होती है, हाँ, जो पीरियड हिस्ट्री होती है किसी भी एक मिशन के ऊपर यार, किसी भी एक मिशन के ऊपर। मतलब ये एज ए वफा बेहतर एग्जांपल थी फिर भी कुछ हद तक। एहदे वफा आई पर्सनली डिडंट लाइक इट क्योंकि मुझे उसमें बहुत लूप होल्स नज़र आए उसके अंदर, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एहदे वफा में मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने अल्फा ब्रावो चार्ली से जोड़ के ना एक पूरी यूनिवर्स अपनी क्रिएट की कैरेक्टर्स की, ये और आगे बढ़े, चारों के चारों फौज में नहीं थे। हाँ बड़ी बात थी। मतलब वो फौज में थे नहीं थे, स्क्रिप्ट के बड़े फ्लॉज हैं बहुत, मतलब चीज़ी मैं नहीं होता हूँ कोई कहने वाला कि लेकिन इट इज़ समथिंग दैट आई विल नॉट वॉच बट पीपल वॉच्ड इट, पीपल एंजॉयड इट। आई वुड से कि अहदे वफा वाली जो चीज़ है ना, कि मतलब मेरे लिए सबसे ब्रेव चीज़ उसमें ये थी कि आपने एक अपनी यूनिवर्स क्रिएट किया कैरेक्टर्स की, अल्फा ब्रावो चार्ली से आपने एक कनेक्शन मिलाया यहाँ के ऊपर। कुछ एक्टर्स भी रिपीट हुए हैं, कुछ एक्टर्स वही ना कि वो कैरेक्टर्स सारे वापस आए, कुछ एक्टर्स वापस आए उसके अंदर। मुझे जो वाइड अचीवमेंट लगती है अहदे वफा की वो ये लगती है कि एटलीस्ट आपने एक एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के अराउंड कुछ नया करने की कोशिश की। वॉज इट अ गुड प्ले? आई पर्सनली डिडंट थिंक, आई कुडंट गो बियॉन्ड अ फ्यू एपिसोड्स, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बड़ा मे बी इट वॉज अ रश्ड प्रोडक्शन, मुझे काफ़ी जगह पे परफॉर्मेंसेस भी बहुत हाफ हार्टेड लगी, और कुछ शायद ये कि बिल्कुल अहदे वफा के साथ उस वक्त मेरे पास तुम हो भी चल रहा था, तो एक वो भी आपके पास पैरेलल था। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड में एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा आई डिसएग्री विद यू, लेकिन जब आपने यलगार और वाल वाली मिसाल दी है तो मेरा दिमाग काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो रहा है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि दोनों में शान शाहिद थे, और यलगार में तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो प्रोड्यूस भी खुद कर रहे थे, फाइनेंसेस भी खुद देख रहे थे। कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट था तो वो ज़रा बैक एंड पे आ गए। ऐसा हमेशा ही होता है, ये भी मुझे अभी अचानक रियलाइज हुआ। और फिल्म में उस पर भी काम कर रहे हैं, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 0 to 1 भी थी, वो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक बड़ी हाइप क्रिएट होती है पाकिस्तानी एक्शन फिल्म की, और वो फिर एंड में पता लगता है शान का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लगता है कि शान को जो है ना, असल में वो है आपका फिल्म का वाहिद हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है फिल्म का, वो अपनी जगह। मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द फिल्म शान रियलाइजेस कि मे बी ही इज़ नॉट बीइंग गिवन इनफ इम्पोर्टेंस एवरी टाइम। अब मैं एवरी टाइम नहीं, मैं तो एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि मैं एज अ फैन बात कर रहा हूँ। मैं खुद को कुछ भी नहीं मानता है, मैं नो बड़ी एज अ फैन आई कम टू रियलाइज ये कोई एक रेपुटेशन हो रही है
O21 में भी पूरी जब उनकी रिलीज का टाइम आया तो मैंने यही देखा कि कहीं हर तरफ से ये खबर आ रही थी कि शान को जो है सही तरह फील नहीं हुआ। असल में वो O21 तो उनकी promote फिल्म भी नहीं नहीं थी, O21 तो बुनियादी तौर Act पे कर रहे थे अयूब खोस और लेकिन। हमीद शेख की फिल्म थी। शान तो मतलब दो लोगों ने डायरेक्ट की थी वो। हाँ नहीं, फिल्म दो लोगों ने डायरेक्ट, कहने का मतलब ये कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हमीद शेख और अयूब खोसा हैं फिल्म की। Bring up Kashif S. Siddiqui, Pakistani field officer. Black Ops Killer Squad. Last job? आखिर में हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल, बहुत ही इंटेलिजेंट जो है वो राउंड है। मैं आपसे कुछ लोगों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र करूंगा और आपको जो एक लफ्ज़ का जवाब है वो आप दे दीजिएगा। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज। हुमैरा अहमद। वन वर्ड फॉर जुनैद अकरम। पॉइंटलेस एट टाइम्स। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। रिवाइवल वो रिवाइवल ही होता रहेगा। इट्स अ परमानेंट रिवाइवल, इट विल नेवर रिवाइव। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी एक्टर्स। अनलकी। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी कॉमेडी। चुप लग जाती है कॉमेडी में सुन के सब कुछ। अनवर मकसूद। सही। अगली बार जब गाड़ी में या कहीं रक्शे में करेंगे इंटरव्यू तो अनवर मसूद से शुरू करेंगे। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स स्पेसिफिकली। रीड, दे नीड टू रीड अ लॉट मोर। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी डायरेक्टर्स। असल में तुम्हें पता है, तुम जनरल डिस्क्रिप्शंस दे रहे हो, तुम स्पेसिफिकली नाम लो ना अगर किसी का, तो वो मैं तुम्हें ज़्यादा एग्जैक्ट जवाब दे सकूंगा। ऐसे बहुत नाम है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब तुम डायरेक्टर्स कहते हो ना, वो एक बहुत, उसमें बहुत अच्छे भी लोग हैं, अगर तुम स्पेसिफिकली किसी का नाम लोगे तो मैं तुम्हें एक पॉइंटेड जवाब दे सकता हूँ। नहीं, मेजोरिटी पे कमेंट करें। नहीं, मेजोरिटी पे तो नहीं कमेंट है आपके आगे एक और बात है, आपको गुंजाइश मिल जाएगी। अच्छा, मैं कि वैसे आप तुम्हें कह रहा अगर हूँ कोई अच्छा किसी को आप समझ के गुंजाइश मिल जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें वैसे कह रहा हूँ कि इसमें ईजियर ये होता है कि यू पिक आउट नेम्स बिकॉज इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैं बोल रहा हूँ आपको आगे गुंजाइश मिलेगी, कुछ है बात। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी डायरेक्टर्स, मेजोरिटी। एड फिल्म मेकर्स। ओके। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी म्यूजिशियंस। कोका कोला। क्या ये शो स्पॉन्सर ही करा लेते, कोक से मजा आ जाता। वन वर्ड फॉर आमिर लियाकत। शोमैन। वन वर्ड फॉर जीतो पाकिस्तान। CD70। वन वर्ड फॉर हुमायूं सईद। डायनासोर। वन वर्ड फॉर अदनान सिद्दीकी। ग्रेसफुल डायनासोर। वन वर्ड फॉर महविश हयात। ओवररेटेड, इमेंसली ओवररेटेड। माहिरा खान। स्टार। वन वर्ड फॉर यासिर हुसैन। पैथेटिक। ओके। वन वर्ड फॉर फिल्म रिव्यूज इन पाकिस्तान। TC। व्हाट? TC। टीसी। अच्छा, तमीज़दार शो है, ठीक है। तो या मैंने टीसी क्या है, मुझे कुछ मैं मिस कर रहा हूँ क्या? अच्छा, सही। नोबडी नोस। So maybe I'm more street than हम बीप लगा देंगे, आप मुझे बता दें बिल्कुल ऑन शो पे कुछ मिलेगा। छोड़ दो, TC तुम ढूंढ लेना ना, तुम्हें समझ में आ जाए तो किसी से पूछ लेना TC क्या होता है। ओके। नहीं, मैं आपसे ऑफ एयर पूछूंगा, इसके बाद पूछूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर। नदीम बेग। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म। मौला जट। वाह यार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा। मेरे लिए धुआं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर मोइन अख्तर। ऑन दैट नोट, हमारा पिछला इंटरव्यू भी मोइन अख्तर साहब पे ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत खुशी होती है जब इस तरह का एंडिंग नोट मिलता है। ऑन दैट नोट वी विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच अगेन फॉर अगेन जॉइनिंग अस और बीइंग सो ऑनेस्ट एंड बीइंग सो ब्लंट। No problem. Thank you. Hello, my name is Rafi Mahmood. If you like this video, please subscribe to Rava Entertainment.